हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर संविधान एक जीवंत दस्तावेज का अध्ययन कर रहे हैं। इसकी पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूं मैं। आगे हम देख रहे हैं इसमें कि कहाँ पहुंचे और क्या समझे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए, ऊंचे स्थान पर सही का निशान लगाएं। हमारे सामने 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनमें कह रहा है कि संशोधन का विषय ये है, विशेष बहुमत क्या होना चाहिए, राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमें इनका उत्तर देना है। सबसे पहले देखो, नागरिक संबंधी अनुच्छेद, इसमें अगर हम संशोधन करेंगे तो क्या होना चाहिए हमारे सामने, कैसे संशोधन करेंगे हम। 3 हमारे जो सामने कैटेगरी थी उनमें से कौन सी कैटेगरी को हम अपनाएंगे। तो इसमें होगा संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सामान्य की शर्तें, यानी कि सामान्य बहुमत सदन, संसद के दोनों सदनों से सामान्य बहुमत से नागरिक संबंधी अनुच्छेद में हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सेकंड ऑप्शन यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी विशेष बहुमत की शर्त को हमें इसमें अपनाना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। हमने देखा था ना विशेष बहुमत 2/3, हाँ, तो वो हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा हमारा केंद्र सूची में परिवर्तन। अब केंद्र सूची में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत के साथ साथ प्लस आधे राज्यों की सहमति। हमने क्या करना पड़ेगा, 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति। ठीक है। अब अगला हमारा जो है चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, केंद्र सूची में बदलाव हो गया। उसके बाद राज्य की सीमाओं में बदलाव, राज्यों की सीमाओं में बदलाव। तो इसके लिए तो हमें सामान्य बहुमत से यानी कि 50+1 वाले बहुमत से ही संशोधन हम कर सकते हैं। ठीक है। आगे हमारा है जो चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के आधे राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो हमारे ये 4-5 हमारे सामने क्वेश्चन थे कि हमें किस उपबंध में कौन से कैटेगरी के संशोधन की आवश्यकता होगी। तो हमें सबसे पहले पता चला नागरिक संबंधी अनुच्छेद में कि दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी हमें। केंद्र सूची में परिवर्तन के साथ में हमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिएगा। राज्यों की सीमाओं में बदलाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामान्य बहुमत से भी हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन चुनाव से संबंधित उपबंध में हमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की बहुमत की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे संविधान में ये संशोधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। आगे जो हमारा है, संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए। हमें पता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, ये सारी डेट पे पुरानी दे रखी है, हमें न्यू डेट पे चलना है। ठीक है। हमारा संविधान कब लागू हुआ बताओ, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। और आज लगभग कितने वर्ष हो चुके, 70 वर्ष हो चुके हमारे संविधान को लागू हुए। तो इन सब 70 वर्षों में लगभग कितने संशोधन हो चुके हैं, लिखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट 103 संशोधन हो चुके हैं। अब तक 101 या 103 के लगभग संशोधन, 103 के लगभग हमारे संशोधन हो चुके हैं। अब इतने हाल ही में जो पारित हुआ था हमारा जीएसटी, इसमें लिखेंगे हम जीएसटी यानी कि सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर विधेयक जो था 122वां लिख देंगे हम। इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा 122वां संशोधन हुआ था विधेयक, वो 101वां संविधान संशोधन था। कितना, किससे संबंधित था, जीएसटी से। हमें पता ना जीएसटी यानी वस्तु सेवा कर लग गया ना अब। तो ये हमारे इतने संशोधन अब तक हो चुके। इसमें जो दे रखा है सारा पुराना आंकड़ा दे रखा है क्योंकि पुरानी बुक है। हम देखते हैं अब हमारे ग्राफ, देखो नीचे ग्राफ दे रखा है हमारा 2005 तक का। तो हम इसमें आंकड़े देख सकते हैं कि इस दौरान हमारे कितने संशोधन हुए। देखो प्रथम 1951 से लेके 60 के बीच में यहाँ तक हुए हमारे, यानी कि कम हुए। फिर उसके बाद हमारा ग्राफ यहाँ तक पहुंच गया और फिर 71 से 80 में हमारा 23-24 के आसपास, 22-23 के आसपास पहुंच गया। और फिर उसके बाद 1991 से लेके 2000 तक हमारे ये यहाँ हुए और 2000 से 2005 तक फिर हमने कम संशोधन किए। यानी ये ग्राफ हमें दर्शा रहा है कि हमारे संशोधन ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी ज्यादा और कभी
कम, यानी कि पहले दशक में हमारे कम संशोधन हुए और देखो उसमें किसमें 1971 से 80 के बीच में और 81 से 90 के बीच में सबसे ज्यादा संशोधन हुए। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि संशोधन आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार बदलते रहते हैं, कितने संशोधन हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं 10 संशोधनों का अवधि। अब ये ग्राफ हमारे समझ में आ ही गया होगा, तो इस आधार पे हम देखते हैं कि ये हमारे संशोधन है कि समय के हिसाब से, जो सन के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहे हैं। हमने लास्ट देखा 2000 से 2005 के बीच में कितने कम संशोधन हुए, यानी कि 9 या 10 के 9 संशोधन हुए। तो ये ग्राफ हमारे समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे संशोधन हुए हैं। लेकिन हाल ही में हमारे कितने, लगभग 103 संशोधन हो चुके हैं। अब देखते हैं हम संशोधन की विषय वस्तु। क्या? संशोधन की विषय वस्तु, जो हमारे संशोधन है उनकी विषय वस्तु क्या होती है, क्यों संशोधन किया जाता है। इनके अब तक किए गए संशोधनों को कितनी श्रेणियों में बांटा, हमने पहले ही देख लिया था। 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली कौन सी? संशोधन शामिल किए गए जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं। किसके? तकनीकी और प्रशासन से संबंधित। ये संविधान के मूल उपबंधों को बनाने, उनकी व्याख्या करने और थोड़ा बहुत परिवर्तन करने से संबंधित होते हैं। पहला तो ये हो गया, उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधित किया जा सकता है कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसमें संशोधन किया जाता है। धरातल पे ऐसा कोई संशोधन उनमें नहीं होता। वास्तव में वे इन उपबंधों को कोई विशेष बदलाव नहीं करते। समझ में आ गया? पहला कौन सा? टेक्निक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसमें संशोधन किया गया। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के, अब टेक्निक में हम देखेंगे, देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर कितना करना? 62। ये कौन सा संशोधन था? 15वां संशोधन था। और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन, ये कौन सा था? 55वां संशोधन। यानी कि इस बात के उदाहरण है कि टेक्निक भाषा में परिवर्तन किया गया, चाहे 60 हो चाहे 62 हो, कोई उसमें बदलाव थोड़े किया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा ये नियुक्त करने की ये रहेगी वो रहेगी, ऐसा कुछ नहीं किया गया, मात्र एज कम ज्यादा की गई। ठीक है। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हम सीटों का जो आरक्षण संबंधी उपबंध ले सकते हैं। मूल उपबंध में आरक्षण की बात कितने वर्ष तक अवधि की गई थी? 10 वर्ष तक। लेकिन किंतु इन वर्गों की उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अब इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर क्या कर दिया जाता है? संशोधन कर करके आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये क्या हुआ? टेक्निक लैंग्वेज का अंतर हुआ, न कि कोई विशेष परिवर्तन। कोई परिवर्तन हुआ, 10 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया, आगे 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। तो कौन सी? लैंग्वेज, टेक्निक लैंग्वेज का अंतर हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये केवल तकनीकी संशोधन है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्या आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है? मूल संविधान में माना गया हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हमें ध्यान है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य राष्ट्रपति करेगा। इस संबंध में बाद में एक संशोधन किया गया। कौन सा? अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अब कौन सी भाषा है इसमें? टेक्निक भाषा आ गई ना। क्या इस संशोधन से वास्तव में कोई अंतर पड़ा? इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर की गई। यानी कि इसमें देखो, पहले क्या था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना है, पहले तो यही था। लेकिन अब क्या कर दिया गया? अब उसको बाध्यकारी कर दिया गया। तो क्या अंतर आया? टेक्निक लैंग्वेज का अंतर आया, कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। तो हमारा पहला क्या हुआ कि हमें तकनीकी भाषा के आधार पर बहुत सारे हमारे संशोधन किए गए। अब देखते हैं व्याख्या, विभिन्न दृष्टिकोण। संविधान को व्याख्या को लेकर के न्यायपालिका और सरकार के बीच क्या मतभेद रहता ही है, क्योंकि संविधान का संरक्षक माना जाता है। किसको माना जाता है? न्यायपालिका को। संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों के उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। अब दोनों में, यानी कि न्यायपालिका और सरकार के बीच का जो अक्सर मतभेद है, उसके कारण बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेना कर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रमाणित सिद्ध करना पड़ता है, ताकि दोनों में टकराव बंद हो जाए। अब प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान को अपनी शक्तियों की अपने अपने तरीके से क्या करती हैं? व्याख्या। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम, यानी कि मोस्ट लक्षण है। कई बार संसद इस न्यायिक व्याख्या से सहमत नहीं होती और उन्हें न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अब क्या हुआ कि सरकार को चलाने की शक्ति किसके पास हो गई? संसद के पास हो गई। अब संसद क्या करेगी? न्यायपालिका जब बार बार अड़ंगा अड़ाएगी
तो संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास है? संसद के पास। तो संसद क्या करेगी? न्यायपालिका के नियमों से बचने के लिए या उस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करेगी? संविधान में संशोधन करेगी। और 1970 से 75 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां हमारे सामने पैदा हुई। हमें पता है कि उस समय कौन थे। तो इस आधार पर हम देखेंगे न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्याय में आप इस संसद न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों को हम पहले नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि हमारे अभी फिलहाल ये न्यायपालिका वाला चैप्टर काट दिया गया, इस कारण हम इसका उल्लेख नहीं कर पाए। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर संसद और कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में मतभेद रहता है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं उनके संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होती है। हमने देखा होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लास्ट हमारा जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या कहा गया कि अगर हमारे किसी भी अधिकार को छीना जाता है तो हम इस अधिकार के तहत न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं और न्यायपालिका हमारे उन अधिकारों को हमें दिलाएगी। इस प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे तथा संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों में विवाद चलता रहता है। और 70 से 75 के काल में संसद में न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए। अब हमें पता है संविधान संशोधन की पावर किसके पास है? किसके पास है? संसद के पास। और संविधान के संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। तो दोनों में टकराव जरूरी है। यहाँ ये बात रखना होगा कि हमें इस दौरान भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी। इसलिए हमें पता 1971 का युद्ध भी हुआ था हमारे इसी दौरान। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। हालांकि हमारा डायरेक्ट उससे युद्ध नहीं था, उस समय बांग्लादेश जो अलग पूर्वी पाकिस्तान था वो बना था और उस कारण भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था उसके बनने में, इसलिए हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। इस तौर पर राजनीति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में जानकारी आगे मिलेगी। जीवन दर्शन में हम, संवैधानिक दर्शन में हम देखेंगे इसको। आगे देखते हैं हम राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन, यानी कि आम सहमति, सभी की सहमति से जो संशोधन होता है उसको हम क्या कहेंगे? आम सहमति से संशोधन। अब इसमें देखते हैं कि बहुमत में, तीसरे बहुमत से संशोधन ऐसे जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जा सकता है। दो हमने ऊपर देख लिए, तीसरा देखो। एक अर्थ में कह सकते हैं कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि हमें राजनीति का दर्शन देखना है और समाज की जो आकांक्षा है उनकी पूर्ति के लिए हमने ये क्या किए? संशोधन किए। 1984 के बाद अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे गए। एक बार पुनः पिछले वर्षों को याद रखें, गठबंधन सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों हुए? हमें पता है कि सरकार, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, एक दल की प्रधान नहीं है, ना ही दो दल प्रधान है। हमारे यहाँ विभिन्न दलीय प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई है। जब सरकार में किसी विशेष दल, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं बनता तो सरकार नहीं बना सकती, और जब सरकार नहीं बना सकती तो क्या करेगी? गठबंधन करेगी, गठबंधन बन करके वो सरकार बनाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इनमें से कई संशोधन पीछे के व्यापक आम सहमति का काम कर रही है। राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में हमें अनेक संशोधनों को आकार लेते दिखते हैं। संशोधन के इस क्रम की शुरुआत दल बदल विरोधी, यानी कि हमने देखा, अगर 52वां संशोधन देखो, इसमें दल बदल विरोधी, जब भी कोई व्यक्ति अपने दल को बदलकर दूसरे दल में जाता है, उसकी सदस्यता लेता है, उसके खिलाफ कोई कानून आता है, उसको क्या कहेंगे? दल बदल विरोधी। हमें पता है कि आराम गैराम वाली स्थिति है हमारे यहाँ की, कि जो जीता वही सिकंदर होता है, जो जीतता है उसकी तरफ सब झुक जाते हैं। तो लोग अपनी पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और अपना दल बदल लेते हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए, इस दल बदल प्रणाली को रोकने के लिए एक कानून आया जो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया, और ये 91वां संशोधन था कि इस काल में मताधिकार की आयु। अब हम देखते हैं, ये तो दल विरोधी कानून कौन सा गया? 52वां। और 91वें संविधान संशोधन भी हमारे पास आया उस समय, कि इसका क्या था कि मताधिकार की आयु, यानी कि वयस्क की आयु कितनी वर्ष थी? पहले 21 वर्ष थी, अब 21 से कितनी कर दी गई? 18। इसके लिए 73वां और 74वां संशोधन किए गए। हमें ध्यान है 73वां 74वां संशोधन क्या था? 73वां संविधान संशोधन हमारे जो स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था, यानी कि गांव में शासन, स्थानीय शासन के लिए, और 74वां संविधान संशोधन शहरी शासन के लिए किया गया था। इस काल में नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी क्या किया गया? संशोधन किया गया। और 1992-93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का
माहौल भी बन गया था और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने की कोई खास दिक्कत नहीं आई। तो हमने देखा कि हमारा 52वां संविधान संशोधन किसमें था, दल बदल विरोधी कानून के लिए था। और 91वां संविधान संशोधन किसके लिए था, वयस्क की जो आयु थी 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी, इसलिए किया गया था। और हमने देखा कि 73 और 74वां संविधान संशोधन क्या थे, स्थानीय निकायों को लेकर के थे, स्थानीय शासन को लेकर के थे। हमें ध्यान है कि 73वां संविधान संशोधन किसको लेकर के था, ग्राम पंचायतों को, और 74वां संविधान संशोधन शहरी निकायों को लेकर के। इस प्रकार हमारे विभिन्न संविधान संशोधन हुए हैं और हमारे समझ में भी आ गए होंगे कि कैसे कैसे वो संविधान संशोधन होते हैं। मोटे रूप से तुम्हें समझ में आया होगा, आगे हम जब रिवीजन करेंगे तो और परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छे से इसको रीड करते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। We'll be right back.